नमस्कार। आर्थिक घटनाक्रम का ये तीसरा एपिसोड हम लोग करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। इसके पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट किया है, उत्तर प्रदेश का पूरा करंट अफेयर कवर कर लिया है और आर्थिक घटनाक्रम भी अपना पूरा हो रहा है। फिर इसके बाद जो भी 2-3 एपिसोड और बनेंगे जिसमें पूरी किताब को कवर करने के लिए जो भी फैक्ट्स उसमें दिए हैं उनको हम कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और लेते हैं अगला प्रश्न। जियो पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स प्रो खाते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत का पहला बचत खाता है जो निष्क्रिय शेष राशि को स्वचालित रूप से ओवरनाइट म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा। जियो पेमेंट लिमिटेड का अभी सेविंग्स प्रो नामक अपना भारत का पहला स्वतः जो म्यूचुअल फंड से जुड़ने वाला खाता आया है उस पर यह सवाल है। तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है और इसमें प्रति ग्राहक जमा सीमा 5 लाख रुपए रखी गई है। कितनी रखी गई है? 5 लाख रुपए इसमें प्रति ग्राहक जो जमा सीमा है वो रखी गई है। ये गलत दिया हुआ है। यहां पर जो ये सीमा रखी गई है वो 2 लाख रुपए रखी गई है, तो केवल एक यहां पर सही हो जाएगा। जियो पेमेंट्स बैंक का ये सेविंग प्रो खाता है, नाम इसका ध्यान रखना, ऑटो स्वीप सुविधा इसको बोलते हैं, इसके साथ ही आता है और ये निष्क्रिय राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश कर ग्राहकों को अधिक रिटर्न दिलाता है। पेमेंट्स बैंक होने के कारण इसकी अधिकतम जमा सीमा आरबीआई द्वारा 2 लाख रुपए रखी गई है, क्योंकि पेमेंट्स बैंक है। पेमेंट्स बैंक में बहुत ज्यादा सीमा नहीं होती है और ये डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में रिलायंस जियो का एक इनोवेशन है, नवाचार माना जा रहा है, इसलिए सवाल यहां से पूछा जा सकता है। नीति आयोग की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग ए $200 बिलियन अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। वर्ष 2035 तक भारत इलेक्ट्रिक वाहन संक्रमण के माध्यम से $200 अरब का आर्थिक अवसर उत्पन्न कर सकता है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ऐसा कहा है कि 2035 तक ये ऐसा कर सकता है, $200 अरब का। दूसरा है, रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत में ईवी बिक्री की हिस्सेदारी 7.7% तक पहुंच गई है। कितनी पहुंच गई है? 7.7% तक पहुंच गई है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर ये सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये यहां पर सही है। ईवी संक्रमण से भारत को 3.7 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा, है ना, इसकी बचत हो जाएगी, क्योंकि अगर ईवी लोग यूज करेंगे तो तेल का आयात हमको नहीं करना पड़ेगा, पैसा हमारा बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरा, 2035 तक $200 अरब का निवेश और आर्थिक लाभ इससे संभावित है। ईवी की बिक्री में जो वृद्धि है इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी 1 गीगा टन की आ सकती है और भारत में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा और विस्तार से भाई लोगों को रोजगार मिलेगा। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सा रोजगार? अरे एक आध लोगों को मिलेगा, तो आप कहेंगे पेट्रोल पंप के लोगों को रोजगार छीनेगा। छीनेगा नहीं, लेकिन असर तो उसका तो पड़ेगा ही, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें, और अभी ईवी को अपनाने की कुछ चुनौतियां हैं, जैसे उसकी ऊंची प्रारंभिक लागत है। अभी ईवी को अपनाने में यह है कि चार्जिंग ढांचे की कमी है, अभी वित्तीय पहुंच की कमी है, अभी रिसाइकलिंग की कमी है, कि जो R&D अभी है वो भी अभी अपनी बेसिक लेवल पर है ये भी। और दूसरी चीज ये है कि जो स्टेट पॉलिसीज है उसमें अभी इक्वलिटी नहीं है, उसमें भी असमानता पाई जाती है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा अगर कॉन्सेप्ट से सवाल आपसे पूछा जाएगा। फूड गाइड टेस्ट एटलस कि अगस्त 2025 की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित 2 स्टेटमेंट है, उस पर आपको बात करनी है। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन नाश्ते की सूची में भारतीय व्यंजन उपमा को 43वां स्थान मिला है। 50 सबसे बेहतरीन नाश्ते की सूची में जो उपमा है ये 43 नंबर पे रहा है, बिल्कुल सही है। इंडोनेशिया का बुबुर आयाम इस सूची में पहले स्थान पर रहा है। बुबुर आयाम ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है और ये एक चिकन, ये वास्तव में देखा जाए तो एक चिकन डिश है और ये इसका जो स्थान रहा है ये प्रथम रहा है ना। और इसको कुरकुरे टॉपिंग और सोया सॉस के साथ इसको परोस के खाते हैं वो लोग, तो ये शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दोनों यहाँ पर सही है। 50 सर्वश्रेष्ठ नाश्ते की सूची में उपमा ने अपनी जगह बना ली है। बुबुर आयाम ये कहाँ का पारंपरिक व्यंजन है? ये इंडोनेशिया का है, पहला रहा है इसका स्थान। और वैश्विक स्तर पर व्यंजनों की जो लोकप्रियता और जो स्वाद है उसके लिए इसको तैयार किया जाता है, ये जो अभी सूचकांक है। और ये उपमा को 3.4 रेटिंग के साथ 43वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है। तो इसको टेस्ट एटलस है, ये बेसिकली ये सूचकांक नहीं है, ये टेस्ट एटलस है
और टेट एटलस मतलब इसमें ये रैंकिंग की जाती है। अगला जो प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को देश के 100 ऐसे कृषि जिलों में लागू किया जाएगा जो उत्पादन और ऋण वितरण में कमजोर हैं। ठीक है, 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई है और यह योजना अभी नई है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। यह एक नई योजना है और इसमें पहले से चल रही किसी भी योजना को शामिल नहीं किया गया है। यह कैसी योजना है? नई योजना है और पहले से शामिल कोई चल रही कोई भी योजना इसमें शामिल नहीं है। 5 मुख्य उद्देश्य हैं इस योजना के। एक तो है जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, उत्पादकता को बढ़ा देना। दूसरा है डाइवर्सिफाई करना, फसल की विविधीकरण को बढ़ा देना। तीसरा है जो ब्लॉक लेवल पे और पंचायत लेवल पर हम बात करें तो भंडारण क्षमता, स्टोरेज का विकास करना, है ना। ये ब्लॉक और वहां पे इसको लेके जाना है और भी नीचे स्तर पर, पंचायत स्तर पर। इरिगेशन भी है इसमें, इरिगेशन भी है और इरिगेशन सिंचाई, IRI इरिगेशन यानी कि सिंचाई की भी बात इसमें की गई है। और इसमें ऋण की बात की गई है कि जो लोन मिलेगा वो लोन आसानी से मिल जाए। ये 5 स्तंभ हैं, इन 5 स्तंभों पर ये आधारित है। और इसमें सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला। दूसरे की बात अगर हम करें तो ये इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि पूर्व में 36 अलग अलग चल रही जो योजनाएं हैं उनको क्या किया गया है, उनको कन्वर्ज कर दिया गया, उनको समाहित कर दिया गया है। ये योजना 1.44 लाख करोड़ रुपए के बजट के साथ 100 पिछड़े कृषि जिलों में शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है पिछड़े जिलों में कृषि उत्पादकता, किसानों की आय में सुधार करना। 5 इसके स्तंभ मैंने आपको बताए हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। और इसकी निगरानी के लिए जिला स्तर पर जिला धन धान्य समिति का गठन किया जाएगा। जिला धन धान्य समिति इसके लिए गठित की जाएगी। भारत में नए रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारे जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, उसमें पहला है सरकार ने महाराष्ट्र और असम में 2 नए रक्षा गलियारों की स्थापना का निर्णय लिया है। दूसरा है कि महाराष्ट्र गलियारे में नागपुर और पुणे क्लस्टर शामिल है। महाराष्ट्र में एक बनेगा और दूसरा कहां पर बनेगा? एक महाराष्ट्र हो गया और दूसरा असम हो गया। सबसे बेसिक तो आप यही ध्यान रखेंगे। दूसरा है कि महाराष्ट्र गलियारे में नागपुर और पुणे जैसे क्लस्टर शामिल हैं। अब आप बताइए, यहां पर जो है उसमें एक है संभाजी नगर, अहिल्या नगर और पुणे, दूसरा है नासिक धुले, तीसरा है नागपुर। अब नागपुर और पुणे दोनों आ रहे हैं ना, तो यहां पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट इसी कारण से सही हो जाएंगे। अब यहां पे ध्यान रखना है आपको, अहिल्या नगर, संभाजी, नासिक धुले और नागपुर, ये सब टर्म्स आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और असम में नए रक्षा गलियारे ये बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो बन ही रहा है, ठीक है, तमिलनाडु में बन रहा था। महाराष्ट्र में पुणे, नागपुर, नासिक प्रमुख डिफेंस क्लस्टर के रूप में विकसित होंगे। असम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास और सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, है ना। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, इन सारी चीजों को विकसित करने का लक्ष्य है। अगला जो प्रश्न है, अगस्त 2025 में कैबिनेट द्वारा मंजूर की गई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में 4 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में कैबिनेट के द्वारा सेमीकंडक्टर परियोजना में क्या मंजूरी दी गई है? दूसरा है, इन परियोजनाओं में कुल निवेश लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपए का है ना, 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश। तो दूसरा तो सही है। पहले को एक बार चेक करिए, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, 4 नई परियोजनाएं, दोनों की दोनों बातें यहां पर सही हो जाएंगी। नहीं, दूसरे में देखिए यहां पर 1.6 लाख करोड़ कुल निवेश, यहां पर क्या गलत है? अगर दूसरे में कुछ गलत होगा तो 1 मिनट देखते हैं। 4600 करोड़ रुपए के निवेश वाली 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को ये शुरू किया गया है। 4600 इन परियोजनाओं के लिए 4600 रुपए करोड़ की मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो ये 4600 करोड़ रुपए, इसका ध्यान रखिएगा, ये बात है। और 1.6 लाख करोड़ रुपए ये यहीं पर होगा या अलग भी होगा, ये मामला फंस रहा है। और यहां पर स्टेटमेंट है, इन परियोजनाओं में कुल निवेश, इसमें ये जो परियोजनाएं हैं इसमें 4600 करोड़ रुपए का निवेश होगा, इतने CR का निवेश होगा, बस इतना ध्यान रखना। ये दूसरा यहां पर गलत हो जाएगा, ये वाला यहां पर गलत हो जाएगा, पहला, ठीक है।
तो ये सेमीकंडक्टर नवीन परियोजनाएं हैं, इसके लिए 4600 करोड़ रुपए है। ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमारा मिशन है पूरा ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, उसके लिए ये 1.6, इंडिया सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके लिए 1.6 लाख करोड़ रुपए है। ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर मिशन के लिए भारत में अब 10 स्वीकृत परियोजनाएं हो गई हैं। यहां पर 4 ये हैं, तो 6 + 4 ये 10 हो गई हैं। उड़ीसा में 2, आंध्र प्रदेश व पंजाब में 1-1, ये नई इकाई हो जाएंगी, ये 4 हो जाएंगी। और देश में चिप निर्माण और एडवांस पैकेजिंग की क्षमता अब बढ़ जाएगी। 6M प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह उड़ीसा के इन्फो वैली भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी और यह भारत का पहला वाणिज्यिक सिलिकॉन कार्बाइड कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब होगा। बहुत अच्छे से इसको आप ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6M, अगर इसके बारे में आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिए हुए हैं। देखिए, 6M की भुवनेश्वर के इन्फो वैली में ये इकाई स्थापित की जाएगी। भारत का पहला कमर्शियल सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैब है और ये तकनीक मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर पावर सिस्टम में उपयोग की जाती है। इस परियोजना को यूके की क्लासिक कंपनी के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो यहां पर एक सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो क्लासिक कंपनी है ये कहां की है? क्लासिक नहीं है, क्लासिक, क्लास SIC, सिक। ठीक है, तो ये कंपनी कहां की है? तो ये यूके बेस्ड कंपनी है। ये कहां की कंपनी है? यूके बेस्ड कंपनी है। तो 6M प्राइवेट लिमिटेड ने उड़ीसा में भुवनेश्वर में जो इन्फो वैली है वहां पर ये स्थापित किया है, इसको ध्यान रखिएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशन इंक की सेमीकंडक्टर परियोजना के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके द्वारा गुजरात में स्थापित की जाएगी। पहला है कि गुजरात में, दूसरी परियोजना ये स्थापित गुजरात में की जाएगी। गुजरात का तो वहां पे नाम था नहीं, तो ये हो जाएगा उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। पहला गलत हो गया। दूसरा है ये ग्लास पैनल सबस्ट्रैट का निर्माण करेगी जिसका उपयोग AI और फोटोनिक्स में होता है, जिसका उपयोग AI और फोटोनिक्स में होता है। तो दूसरा यहां पर सही लग रहा है। 3D ग्लास सॉल्यूशन की ये सेमीकंडक्टर परियोजना उड़ीसा में होगी और ये इकाई पैनल सबस्ट्रैट बनाएगी। AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के लिए जरूरी है। उड़ीसा सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभर रहे राज्यों में शामिल हो गया है और इसकी जो वार्षिक क्षमता होगी 69,600 ग्लास पैनल निर्माण की होगी। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 3D ग्लास सॉल्यूशन ये उड़ीसा से संबंधित है। एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजीज की परियोजना, एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी की जो परियोजना है ये आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी और इसे दक्षिण कोरिया की अपेक्ट कंपनी के साथ साझेदारी करके ये विकसित किया जा रहा है। अपेक्ट कहाँ है? दक्षिण कोरिया में। ये कंपनी कौन सी है? दक्षिण कोरिया की कंपनी है अपेक्ट। अपेक्ट कंपनी दक्षिण कोरिया। तो दोनों यहां पर सही है। आंध्र प्रदेश में लगेगा, दक्षिण कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनी है अपेक्ट, उसके साथ मिलकर ये काम हो रहा है। मोबाइल फोन और सेट टॉप बॉक्स के लिए चिप्स तैयार किए जाएंगे और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष लगभग 9.6 करोड़ यूनिट होगी। कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो ये कंपनी है ये कहां पर लगाएगी? तो ये लगाएगी पंजाब में। और पंजाब में कहां पर? पंजाब के मोहाली में। और यहाँ पे ब्राउन फील्ड विस्तार, यानी कि ब्राउन फील्ड विस्तार क्या होता है? मैंने आपको एक दिन बताया था कॉन्सेप्ट में। पहले से कोई चीज है उसको फिर से क्या करना? स्टार्ट करना। इसमें मुख्य रूप से सिलिकॉन और सिक ट्रांजिस्टर का उत्पादन किया जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन और सिक ट्रांजिस्टर का उत्पादन होगा। तो यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। CDIL कहां पर? ये मोहाली कहां पर पड़ता है? पंजाब में। ठीक है, सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड जो सिक है, सिलिकॉन और सिक का मतलब होता है सिलिकॉन कार्बाइड, ये ट्रांजिस्टर बनाएंगे। परियोजना की क्षमता 15.8 करोड़ यूनिट प्रतिवर्ष होगी और मुख्य रूप से पावर कन्वर्जन और इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये होगी। H-Dream फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। H-Dream फंड क्या है? अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम और HDFC कैपिटल ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। किसने? IFC और साथ में जोड़ दीजिए HDFC, इसने मिलकर इसकी शुरुआत की है। $1 अरब का फंड है जो ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग पर केंद्रित है।
अगस्त 2025 में इसकी शुरुआत हुई है, अगस्त 2025 में। ठीक है, 101 अरब डॉलर का फंड है जो ग्रीन अफोर्डेबल हाउसिंग पर ये क्या है, केंद्रित है। यहां पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आईएफसी एचडीएफसी ने मिलकर शुरू किया है, 1 अरब डॉलर का फंड है और मध्यम और निम्न आय वर्ग के लिए सस्टेनेबल जो हाउसिंग है उसका डेवलपमेंट करना इसका उद्देश्य है और फंड के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाएगा। एक है रिट बैंक, इसके बारे में एक सवाल है। दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक है जिसे मलेशिया ने लॉन्च किया। किससे संचालित होता है? एआई से। ये पूरी तरीके से जापानीज टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है ये सिंगापुर की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। पहला इसका केवल सही हो जाएगा, जापानीज टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया। मलेशिया का ये बैंक है रिट बैंक, ये ध्यान रखना है। और ये एआई मॉडल ILMU का उपयोग करता है, स्थानीय भाषाओं में सेवा देता है और ये सिंगापुर की सी लिमिटेड और मलेशियाई कंपनी उसकी संयुक्त पहल है। और बैंक का संचालन पूरी तरीके से डिजिटल और बिना मानवीय इंटरफेरेंस के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया की हालिया उपलब्धि के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट हैं। यह अपनी वेबसाइट के लिए HTQC प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, HTQC प्राप्त करने वाला मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन की बात इसमें की जाती है, तो ये पहला बैंक बन गया है। यह प्रमाणन RBI के द्वारा प्रदान किया गया है। यह प्रमाणन किसके द्वारा दिया गया? RBI नहीं, RBI ने नहीं दिया है। ये HTQC निदेशालय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है, उसने इसको प्रदान किया है। तो ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में? बैंक ऑफ इंडिया के बारे में ये बात तो सही है, लेकिन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मैती है उसके द्वारा इसको दिया जाता है। प्रमाणन का उद्देश्य क्या होता है? वेबसाइट को विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ और सुरक्षित बनाना, ये इन्होंने किया है, तो ये इनको प्रमाण पत्र मिल गया है। अपनी वेबसाइट को GIGW 3.0 मानकों के अनुरूप इन्होंने अपडेट किया है। BSNL और नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बीच में एक समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य रिफाइनरी क्षेत्र में भारत का पहला 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क ये लागू करना है। दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसका उद्देश्य है 5G कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क इसको शुरू करना। दूसरा है कि ये पहल इंडस्ट्री 4.0 टेक्निक पर आधारित है। इंडस्ट्री 4.0 कार्यशाला के दौरान ही इसको अंतिम रूप दिया गया था, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। NRL भारत की पहली रिफाइनरी होगी जहां पर BSNL 5G कैप्टिव नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और ये नेटवर्क औद्योगिक उपयोग के लिए सुरक्षित और अति उच्च गति का डेटा प्रदान करेगा। तकनीक से रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग और सुरक्षा प्रणालियों में सुधार होगा और ये इंडस्ट्री 4.0 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल ट्विन जैसी तकनीक, ये क्या है? डिजिटल ट्विन जैसी तकनीक का इस्तेमाल ये करती है। ठीक है, डिजिटल अवसंरचना इसको BSNL देने जा रही है। बात समझ में आ रही? अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ के 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय विमानन बाजार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है। किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। ये भी तो जापान पीछे हो गया और ये 5वां हो गया, ध्यान रखना। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई मार्ग बन गया है। मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग दुनिया का, यहाँ पे कहा जा रहा है सबसे व्यस्त, तो सबसे व्यस्त नहीं है मुंबई दिल्ली हवाई मार्ग। इसमें लगभग 5.9 मिलियन यात्री आते जाते हैं और ये 7वां सबसे बड़ा व्यस्त है ना, सबसे व्यस्त हवाई मार्ग है। ठीक है, ये क्या है? 7वां है। सबसे व्यस्त है जेजू सियोल दक्षिण कोरिया, सबसे व्यस्त मार्ग है। मुंबई दिल्ली ये 7वें स्थान पर है। जेजू सियोल याद रखिएगा, जेजू सियोल जो दक्षिण कोरिया में है, जेजू से सियोल के बीच में जो हवाई मार्ग। और भारत ने इस रैंकिंग में जापान को पीछे किया है, ध्यान रखिएगा। 5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार संख्या के मामले में ये भारत बनकर उभरा है और भारतीय विमानन क्षेत्र में प्रीमियम श्रेणी की यात्राओं में 11.8% की जोरदार वृद्धि हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधा के संदर्भ में
बैंक ने अपने बॉब वर्ल्ड ऐप पर सुविधा शुरू की है। इनका ये ऐप है बॉब वर्ल्ड ऐप। इसके तहत एनआरआई और निवासी भारतीय 8 देशों में क्यूआर कोड क्या है वो स्कैन कर सकते हैं। कहाँ, कितने देशों में? 8 देशों। इसमें मॉरिशस है, मॉरिशस के साथ सिंगापुर है, सिंगापुर के साथ में यहाँ पे यूएई है, यूएसए है, फ्रांस है और श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है। श्रीलंका है, नेपाल है और भूटान है। ये देश है, ये 8 देश हैं जहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। नहीं, पहला इसलिए गलत है, बॉब ईपे के माध्यम से किया। देखिए ये गलत हो गया, बॉब वर्ल्ड ऐप नहीं है, इसको पहला गलत करिए, केवल दूसरा सही है। देखिए यहाँ पर पहला ये गलत हो गया। इनका क्या है, ये बॉब ई पे है, बॉब ई पे। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यूपीआई, इंटरनेशनल यूपीआई भुगतान शुरू किया है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, नेपाल, इसके अलावा हमने आपको श्रीलंका बताया, भूटान बताया, यूएसए हमने बताया, फ्रांस बताया। ये 4 देश याद रखिएगा। एनआरआई ग्राहक को अपने भारतीय खातों को लिंक कर विदेशों में भुगतान करने की सुविधा इसमें मिलेगी। प्रतिदिन की लेन देन सीमा 1 लाख रुपए इन्होंने निर्धारित की है। टाटा मोटर्स और इवेको ग्रुप के बीच में एक सौदा हुआ है। टाटा मोटर्स ने इटली की इवेको ग्रुप की 100% हिस्सेदारी खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया है। कहाँ की है ये? इटली की। बिल्कुल सही है। कितनी? 100% हिस्सेदारी खरीदेगा। इस सौदे में इवेको का रक्षा व्यवसाय, डिफेंस बिजनेस भी शामिल है। इसमें उसका रक्षा जो व्यवसाय है, डिफेंस बिजनेस, वो भी शामिल है। ये गलत है, इसका जो डिफेंस बिजनेस है वो शामिल नहीं है इसमें। इवेको का डिफेंस बिजनेस में शामिल नहीं है। ये वाहन निर्माता कंपनी है इटली की। 3.8 अरब यूरो, 34,600 करोड़ रुपए में ये डील होने जा रही है। और इवेको का रक्षा व्यवसाय इससे बाहर है, केवल यात्री और मालवाहक वाहन इसमें शामिल है। और टाटा मोटर्स की यूरोपीय बाजार में हिस्सेदारी 50% तक इससे बढ़ जाएगी, यानी कि वो बनाती रहेगी, ये इसको खरीद लेंगे और वहां पर ये अपना 50% तक हिस्सेदारी बना लेंगे। महाराष्ट्र सरकार के हालिया निर्णय के संदर्भ में पहला है कि महाराष्ट्र पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और इस निर्णय से पशुपालकों को बिजली सब्सिडी और कृषि दर पर ऋण जैसे लाभ मिल सकेंगे। पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला ये पहला राज्य बन गया है। अब अगर इन दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है। और पशुपालन को शामिल किया, मुर्गी पालन को, और कृषि का दर्जा दे दिया। 3.7 करोड़ पशुपालकों को सीधे लाभ मिलेगा। कृषि बिजली दरों पर बिजली और कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। पशुपालकों को किसानों के समान अधिकार मिल पाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि पशुपालकों को किसान की तरह कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, तो ये महाराष्ट्र ने कर दिखाया। अब इसने किया है तो अन्य राज्य भी करेंगे। ठीक है, तो जो डेयरी उद्योग है, मुर्गी पालन है, मत्स्य पालन है, ये सब इसमें शामिल हो जाएंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत में असमानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिनी इंडेक्स 25.5 स्कोर के साथ भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है। और इसका जो इंडेक्स है वो गिनी सूचकांक जो है, भारत 25.5 इसका स्कोर है इस पे। पिछले दशक में भारत में अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर अब 2.3% रह गई है। कितनी रह गई है? 2.3% ही रह गई है। पहले कितनी थी? 16.2% थी। दोनों बातें यहाँ पर ये सही हो जाएंगी। भारत का गिनी स्कोर 25.5 है, जो भारत में बढ़ती आर्थिक समानता को दिखाता है। और भारत दुनिया में आर्थिक समानता के मामले में चौथे स्थान पर ये पहुंच गया है। ठीक है, आर्थिक समानता के मामले में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। और 17 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। और अत्यधिक गरीबी में ऐतिहासिक गिरावट ये हुई है। अभी ये गरीबी 2.3% ये पहुंच गई है। बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारत के, ये अंतिम सवाल है, एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जुलाई 2025 में हासिल कर लिया है। 20%, अभी तक 10% था, अब 20% हो गया है। और यह लक्ष्य मूल रूप से 2030 के लिए निर्धारित किया गया था, जिसे 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया।
2025 में ही इन्होंने प्राप्त कर लिया, और जो टारगेट रखा गया था, ये टारगेट रखा गया था 2030 का। बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2030 तक ये निर्धारित किया गया था और इन्होंने ये प्राप्त कर लिया पहले ही। तो 20% इथेनॉल मिलाने का ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हो गया है। 5 वर्ष पहले प्राप्त कर लिया। ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये भारत की जिम्मेदारी को दर्शाता है। एथेनॉल मिश्रण से 1.36 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। खाली 20% मिला देने से इतना पैसा बच जाएगा, और इसमें कार्बन उत्सर्जन में भी लगभग 698 लाख टन की कमी दर्ज होगी, क्योंकि इथेनॉल मिलाने से ये जो है वो कार्बन उत्सर्जन कम हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों दृष्टियों से काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें उत्तर प्रदेश हम कर ही चुके हैं, जो भी और बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें, ऐसे ही लगातार हमको कमेंट के जरिए, अपने लाइक के जरिए प्रोत्साहित करते रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार हमारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो जीएस की बात हो, चाहे वो करंट की बात हो, और चाहे वो किसी भी समसामयिक मुद्दे पर किसी भी तरीके से आपको जीके जीएस की तरह प्रश्नों को डिस्कस करने की बात हो, एसए की बात हो, हिंदी की बात हो, सब आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।